अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर और मैं हूं जरिया राजपूत। तो वी जस्ट होप कि आप लोगों का जो वीकेंड है वो बहुत अच्छा गुजरा होगा, क्योंकि बारिश तो हमें कहीं पर नजर नहीं आई, सर्दी बहुत ज्यादा थी और सड़कों पर रश भी खासा कम था। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आप लोगों ने थोड़ी एहतियात बरती है। लेकिन अपडेट ये आ रही है कि कराची में हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई और उम्मीद अब ये की जा रही है कि जो हवाओं का और ये जो बारिश का सिलसिला है ये पंजाब का भी रुख कर ले और पंजाब में भी बारिश हो जाए, जिसकी बहुत देर से जिसका इंतजार किया जा रहा है। अच्छा, वैसे यूं तो अनवार इस वीकेंड पे बहुत ज्यादा शादियां हुई हैं, एक वेडिंग सीजन पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है। लेकिन एक शादी ऐसी थी जिसकी चमगोइयां, जिसका चर्चा हर सू हमें देखने को सुनने को मिला। लेकिन अपने अपने थॉट की बात है, आप उस शादी को किस अंदाज में देख रहे हैं? यहाँ पे शुएब मलिक और सना जावेद और सानिया मिर्जा की भी जो भी उसको किस तरह से देख रहे हैं, तो वो हमने देखा डिफरेंट किस्म के जो कमेंट्स है सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं। कुछ लोग सपोर्ट में हैं, कुछ लोग हमेशा की तरह जो ट्रोल कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे बनाते आए हैं। तो उनसे गुजारिश ये है कि किसी की पर्सनल लाइफ में इतना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और शादी बड़ा ही हसास मामला है ये इस, और जहां पर सिर्फ सना और शुएब ही नहीं है, सानिया भी है और उमैर जायसवाल भी हैं। चार जिंदगियां हैं, चार खानदान हैं। एग्जैक्टली, उन्होंने जब वो लोग इस पर बात नहीं करना चाह रहे तो मेरे ख्याल से हमें किसी की प्राइवेसी में इंटरवीन नहीं करना चाहिए। बहरहाल इस टॉपिक पर प्रोग्राम में आगे चलकर डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी बढ़ते टॉप स्टोरीज की तरफ। बिलावल भुट्टो का नवाज शरीफ को बड़ा चैलेंज, अब क्या होगा? कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, शाहीनों को पहले जीत मुबारक। शुएब मलिक ने सानिया को तलाक क्यों दी, वजह सामने आ गई। खबरदार, निजाम हाजमा तबाह करने वाली गजाएं कौन सी हैं, ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे आम इंतखाबात के हवाले से, और आम इंतखाबात में सिर्फ 17 रोज बाकी रह गए हैं और अब हम ये कह सकते हैं कि 8 फरवरी की शाम पाकिस्तान में बात तय हो जाएगी कि पाकिस्तान पर अगली हुकूमत किसकी होगी। निगरान हुकूमत जो कि अपनी रुखसती के दिनों के करीब है, सियासतदानों की तरफ देखते हैं तो वो भरपूर अवामी मुहिम चलाने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से हर कोई अपनी अपनी जो सियासत है वो करता दिखाई दे रहा है। मुस्लिम लीग नून ने आम इंतखाबात के लिए अपने कौमी असम्बली के उम्मीदवारों की फहरिस्त भी अब जारी कर दी गई है, जिसका कहा जा रहा था कि वो नहीं कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, लेकिन अब वो फहरिस्त भी सामने आ चुकी है। तो मुस्लिम लीग नून ने उम्मीदवार कौमी असम्बली की 212 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेंगे और कायद नून लीग नवाज शरीफ जो है वो NA 15 मानसेरा और NA 130 लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ NA 123 और 132 से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी से जाहिर तो ये होता है कि पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना नहीं बनाना। फिलहाल ये 3 चीजें उनकी पॉलिसी का हिस्सा, क्योंकि बिलावल तो हर तकरीर में तनकीद कर रहे हैं, नून लीग पर भी, नवाज शरीफ पर भी और उनके चौथी बार वजीर आजम बनने पर भी, लेकिन नून लीग हमें काफी खामोश दिखाई दे रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि मेरे ख्याल से नून लीग थोड़ी इस बात को हर हद तक इस बात को भांप चुकी है कि अगर उसने आगे हुकूमत बनानी है तो उसे पीपल्स पार्टी के साथ ही बड़े इत्तेहाद में जाना होगा। क्योंकि हमने देखा कि लाहौर में अपने इंतखाबी हल्के में जलसे से खिताब में बिलावल ने शरीफ खानदान पर तंज के तीर चलाए और उनको कहा कि कोई समझाए लाहौर मेरा है, उनका नहीं। ये हम पर तंज करते हैं और कहते हैं कि इलेक्शन लड़ने लाहौर क्यों आए हो। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि लाहौर ने बेनजीर भुट्टो को वजीर आजम बनाया था। पंजाब पर कभी शोबाज को मुसल्लत किया जाता है तो कभी वसीम अकरम प्लस को मुसल्लत किया जाता है, और शोबाज वो जिन्हें कह रहे हैं उन्हें वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर आजम कह चुके हैं। तो वो बिलावल की वो जो स्टेटमेंट में कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, PDM की 16 माह की हुकूमत साथ करने के बाद इतनी तनकीद बिलावल क्यों कर रहे हैं, ये अभी कुछ समझ से बाहर है। साथ ही साथ नवाज शरीफ को मनाजरे का चैलेंज भी दे रहे हैं। एक इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने मुस्लिम लीग नून पर मिसाक जमहूरियत फाड़कर फेंकने का इल्ज़ाम भी आयद किया था और इंकशाफ ये किया कि वो तो PDM की हुकूमत को छोड़ना चाहते थे, लेकिन उनके वालिद जो कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी हैं, उन्होंने कहा था कि मुस्लिम लीग नून को वो ज़बान दे चुके हैं और वो धोखा नहीं दे सकते। बिल्कुल, जरदारी साहब जिन्हें मुफाहमत का बादशाह कहा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ मरीम नवाज ये कह रही हैं कि इंतखाब जीतने की नहीं, अवाम को महंगाई से निजात दिलाने की जंग है। और उधर वो अपने हलके में खासी कामयाबी से मिटती हुई हमें इस तरह से नजर आ रही हैं कि लाहौर में कौमी असम्बली के हलका NA 119 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मेहर मोहम्मद वसीम मरीम नवाज से मुलाकात के बाद उनके हक में दस्तबरदार हो गए हैं और बल्कि नून लीग में शमूलियत भी इख्तियार कर ली है। तो हवाओं का रुख जिस ओर है
कुछ लोग जो हैं वो अपने दरख्तों को, अपने घोंसलों को छोड़कर दूसरों की टहनियों पर बैठना पसंद करते हैं, जहां पर वो ये देख रहे हैं कि सायादार हवाएं जो हैं वो चलती हुई नजर आ रही हैं और आगे चलकर उनके लिए हालात साजगार हो सकते हैं। तो ये कैसी इलेक्शन कैंपेन है कि जबकि आपके सामने मुखालिफ ही ना हो और फिर आप उस इलेक्शन से, उस हल्के से इलेक्शन कंटेस्ट भी करते हुए नजर आए। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जितना उनको कहा जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन की तरफ से भी कि मरियम जो है वो एक भी हल्का जीत कर दिखाएं, तो मेरे ख्याल से एक भी हल्का जीत कर दिखाना है किसी भी लीडर के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। जरूरी, बिल्कुल ऐसी। और जिस तरह से अलायंसेस किए जा रहे थे, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ एमक्यूएम के साथ अलायंस नहीं हो सका, कोशिशें यही की जा रही थी, तो फिर सवालिया निशान ये उठता है कि फिर ऑपोजिशन में कौन बैठेगा, सारे तो हुकूमत में होंगे, या दोबारा से राजा रियाज साहब भी ऑपोजिशन में आएंगे। तो अभी इंतजार यही किया जा रहा है कि क्या क्या अलायंसेस बनते हैं। वैसे जो पॉइंट आपने भी हाईलाइट किया है ना, इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। चलें इसी से स्टार्ट कर लें फिर। हसन अयूब साहब हमें ज्वाइन करें, तज्जियाकार हैं, सीरियस तज्जियाकार। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। हसन साहब, अभी अनवार ने जिस लाइन पर क्लोज किया है ना कि सभी तो ये चाह रहे हैं कि हम हुकूमत बना लें, हुकूमत में बैठे, तो ऑपोजिशन में कौन होगा? वैसे जो मुख्तदर हल्के हैं वो भी यही सोच रहे हैं कि ऑपोजिशन में कौन होगा, किसको बिठाएंगे? देखिए, बात यह है कि हिज़्ब इख्तिलाफ तो यकीनी तौर पर आ जाएगी और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का जो ओहदा होता है वो को वफाकी वजीर से कम नहीं होता। तो कोई भी खुशी से हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठने के लिए तैयार हो जाएगा अगर उसको कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा मिल सके। और दूसरा, जो चेयरमैन PAC होता है यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी, वो भी इक्वली जो है फाइनल मिनिस्टर के बराबर का ओहदा होता है। तो वो भी कोई भी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन ऐसी सूरत हाल हमारे मरकज में कम से कम नहीं होगी। ये अक्सर इस किस्म की जो सूरत हाल है ये नजर आती है बलूचिस्तान के अंदर। लेकिन मासवाई बलूचिस्तान के किसी भी जगह, मुल्क के किसी भी जो है वो इकाई के अंदर आप देख ले तो ऐसी पोजीशन आपको देखने को नहीं मिलती। लेकिन इस वक्त ये जो दावे तो अपनी जगह हैं, लेकिन इंतखाबात में क्या नताइज बरामद होते हैं इसका इंतजार है। 8 फरवरी तक इंतजार करें। तो किसी को भी बजाय जो है इस वक्त बहुत बड़ी जो है वो बरतरी हासिल नहीं है। गो कि मुस्लिम लीग नवाज के लिए पंजाब के अंदर काफी हद तक जो है वो आसानियां पैदा हो चुकी हैं। गो के पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता रोज अच्छा अपना एक मैसिव किस्म का जो है वो शो किया, लेकिन उसमें पाकिस्तान अवामी तहरीक के भी लोग शामिल थे। तो उसको यानी इंडिपेंडेंट पावर शो नहीं करार दिया जा सकता जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया लाहौर के अंदर। तो इस सूरत हाल को देखते हुए अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गो कि वो अब आज़ाद हैसियत में इंतखाबात में जा रही है, लेकिन अगर उनकी कोई सेकंड टीयर की लीडरशिप इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दे, क्योंकि अब तो देखिए ना वक्त भी बहुत कम रह चुका है और आपको मालूम है कि 72 आवर्स पहले आपको इंतखाबी मुहिम को आपने जो सरगर्मियां होती हैं कैंपेन की वो उनको बंद करना होता है। तो वक्त बड़ा कम है और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी लीडर ने इंतखाबी मुहिम चलानी है तो उसको अब घर से बाहर निकलना होगा। एग्जैक्टली हसन अयूब साहब, ये जो आप कह रहे हैं ना कि वक्त बड़ा कम है, ये पहली बार शायद हमारी हिस्ट्री में होने जा रहा है कि इलेक्शंस हो रहे हैं और हम ये ना कह सकें कि मुकाबला बड़ा सख्त है, क्योंकि मुकाबला तो यहाँ पर किसी का किसी से है ही नहीं। मेरे ख्याल से हर हद तक सबको मालूम है कि किसने कहां से कितनी निशिस्तें निकालनी हैं और उनके लिए रास्ता बड़ा आसान है। जी बिल्कुल, बज़ाहिर जो है ऑप्टिक्स तो ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं दरियाब, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप या मैं, कोई भी तज्जियाकार जो है इस मुतल्लिक इस हवाले से ये बात क्या सराई नहीं कर सकता कि जो खामोश वोट होता है वो खामोश वोट किसके पढ़ने में जाएगा। यानी कोई भी जगह हल्का दिखा लें, वहां पर 20-25% ऐसा खामोश वोट होता है। अब ये भी देखना है कि वो खामोश वोट कास्ट भी होता है या नहीं होता। वो लोग अपनी राय का इजहार नहीं करते, बरमला इजहार नहीं होता, वो किसी उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन वो जाते हैं तो अपने जो भड़ास होती है ना दिल की, वो अपनी मोहर लगा के वो निकाल देते हैं किसी की मुखालफत में और किसी की चाहत में। अब ये देखना है कि ये खामोश वोट किसकी तरफ जाएगा। लेकिन बज़ाहिर पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नवाज की पोजीशन खासी मुस्तहकम है। सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफी उनको एज है। वो के जो जितने भी अलायंसेस बन रहे हैं वो अपनी तरफ वो एक जगह उनको कर लें। इसके बावजूद जो सेमी अर्बन सिंध है या जो आप उसमें देखें कि वहां पर भी पीपल्स पार्टी खासी मकबूल है। तो इस टाइम पीपल्स पार्टी के लिए सिंध के अंदर पोजीशन बेहतर है। लेकिन बलूचिस्तान वाहिद एक सूबा है जहां पर एट पार है तीनों जमातें, मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फे। तो ये 3 जमातें, अब इनमें से कौन बनाता है हुकूमत
तो ये भी बहुत से सवालात होंगे। ठीक है, लेकिन असद साहब जिस तरह से आपने बात की है कि देखते हैं कि अवाम अपनी भड़ास किस तरह से निकालते हैं, लेकिन अभी बिलावल भुट्टो हमें अपनी भड़ास निकालते बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं और उसका जवाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ हम देख रहे हैं बिल्कुल भी नहीं आ रहा। बड़े सोच समझ से चल रहे हैं, कैलकुलेटेड मूव्स कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ कि उन्हें भी पता है कि आगे चलकर मखलूत हुकूमत बननी है तो पीपल्स पार्टी के साथ ही बननी है। लेकिन बिलावल का जो स्टांस है और बिलावल का जो रवैया है नून लीग को लेकर, नवाज शरीफ को लेकर, उनको मनाजरे का चैलेंज करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त वो वोट बैंक टैप करने की ख्वाहिश रखते हैं जिसका उन्होंने इजहार कल अपनी तकरीर में भी कर दिया। उन्होंने कहा जी कि पीटीए वाले पीपल्स पार्टी को वोट दें, मेरी मदद करें। अब वो पीपल्स पार्टी का वो वोट बैंक जो कि 2011 में पीपल्स पार्टी से स्विच होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ चला गया था, अब दोबारा उसको रिक्लेम करने की ख्वाहिश है बिलावल भुट्टो जरदारी की। लेकिन इस तरह वोट बैंक स्विच होते नहीं है, यानी बिलावल भुट्टो जरदारी को अमली तौर के ऊपर कुछ साबित करना होगा तभी लोग उनके ऊपर एतमाद करेंगे। अच्छा, वो कुछ जबान उन्होंने जरा तीखी इस्तेमाल करनी शुरू कर दी है, तो ये इंतखाबात का माहौल है। अगर आपको याद हो कि जो साबिक वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी से मुतल्लिक बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की थी। लेकिन सख्त जुबान इस्तेमाल करना अपनी जगह है, लेकिन एक दूसरे की इज्जत और एहतराम के तकद्दुस को जो है उसको भी जो है नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल आपने दोबारा एक साथ बैठना हो। लेकिन अब जिस तरह आप खुद कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अगर वो बहुत तीखी जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिक और कल वो उन्हीं की काबीना का हिस्सा बने हुए बैठे हो, तो फिर लोग उनसे मुतल्लिक क्या कहेंगे? फिर ये वोट बैंक जो कि वो लेना चाह रहे हैं, वो वोट बैंक तो इस तरीके से नहीं मिलेगा, वो तो कारकर्दगी बेस्ड है। और आपने कोई आपका ऐसा इंतखाबी जो है वो नारा हो जिसकी तरफ लोग अट्रैक्ट हो। लेकिन अब देखते हैं कि लोग कितने अट्रैक्ट होते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ पंजाब के अंदर, क्योंकि पंजाब में सूरत हाल खासी पतली है पीपल्स पार्टी की, और मरकज में हुकूमत बनाने के लिए आपको जो है वो पंजाब में अक्सरियत चाहिए। दूसरी सिचुएशन ये है कि पीटीआई की जो उनकी एक और नजर है, वो नजर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि इंडिपेंडेंटली इंतखाबात में जा रही है, अब उनके पास यूनिफॉर्म सिंबल तो है नहीं, तो जो भी जीतेगा वो आजाद हैसियत में मुंतखब होगा उनका उम्मीदवार। तो वो उसके बाद उसकी सियासी वफादारी खरीदने की दर के ऊपर जो है ना बहुत से सियासतदानों ने नजरें अपनी मरकूज किए हुए हैं। अब देखते हैं कि वो क्या वो अपनी वफादारियां तब्दील करते हैं, यानी जो उम्मीदवार मुंतखब होते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और अगर वो अपनी सियासी वफादारी जो है वो तब्दील नहीं करते तो फिर तो ये जितने भी लोग जो है ना वो अपनी छुरियां चाकू तेज करके बैठे हुए हैं, और एक जहाज भी इंतजार कर रहा है कि वो पाकिस्तान के तूलो अर्ज में उड़े और वहां से जाकर अपने लोगों जो पीटीआई के मुंतखब होने वाले अरकान होंगे उनको अपने अंदर शमूलियत इख्तियार करें। बिल्कुल ऐसे ये आसिफ साहब, ये बड़ा सवाल निशान है कि जो पीटीआई के आजाद उम्मीदवार होंगे क्या वाकई दूसरी जमातें उन्हें वेलकम करेंगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी पैदा हो रहा है कि बानी पीटीआई जो है वो मुज़ाकरात का पैगाम दे रहे हैं। आपको क्या लगता है उनके मुज़ाकरात की जो एक मुतालबा है, एक कोशिश जो है वो पूरी हो सकती है या बहुत देर हो चुकी है? देखिए, अब तो जो मुज़ाकरात के लिए जो सीबीएम्स होने चाहिए थे पहले, वो हुए नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में तो मुज़ाकरात होते ही दिखाई नहीं दे रहे। पहली बात तो ये होगी। और इस टाइम तो तमाम के तमाम कायदीन जो है जो दीगर जमातों के हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा, वो तमाम के तमाम इस वक्त अपनी इंतखाबी मुहिम के अंदर मसरूफ हैं। तो लिहाजा इंतखाबात से पहले तो किसी किस्म के जो मुज़ाकरात हैं उनका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जो आप कह रही हैं कि ये दीगर जमातें वेलकम करेंगी आजाद मुंतखब अरकान को अगर तहरीक इंसाफ को छोड़कर आना चाहें, मैं आपको जरिया बताऊंगा दोनों हाथों से करेंगे और वो उनको जनाब गले लगाएंगे। वजह ये नहीं है, वजह ये है कि ये पावर पॉलिटिक्स है, और पावर पॉलिटिक्स के अंदर उसी की अहमियत होती है जिसके साथ ज्यादा सीट्स हों, मुंतखब सीट्स हों। तो वो जारी बात है अगर वो उनकी जमात में कुछ शमूलियत इख्तियार करेगा तो उनकी जो जमात को ताकतवर करेगा। तो वो हर कोई इसी तरफ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि नजरें मरकूज किए बैठे में है, और एक जहाज भी तैयार है, बल्कि 2-3 जहाज तैयार है कि जो ही इंतखाबात के नताइज आए तो फिर वो 2-3 जहाज उड़े और हेलीकॉप्टर्स उड़े और किसी तरीके से इन लोगों की वफादारियां तब्दील करें, जो कि मुनासिब नहीं है मेरे ख्याल से। लेकिन अब देखते हैं कि उन लोगों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो अगर इतने मुखलिस हैं कि जिस जमात की वाबस्तगी के साथ ही या जिस जमात की हमायत के साथ उनको ऐवान तक रसाई मिलती है तो उसी जमात को वो छोड़ देते हैं, तो ये उनकी अपने किरदार के ऊपर भी सवालिया निशान होंगे।
बिल्कुल यही वजह है कि जमहूरियत जो है हम उसे थोड़ा सा उसको शराजे बिगड़ते हुए देखते हैं, क्योंकि वफादारियां तब्दील हो जाते हैं और जो वोट अवाम देते हैं अपने मुंतखब नुमाइंदों को, वो आगे चलकर उन्हें सेल कर देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सनीर साहब, आप इस तमाम मामले पर अपना तज्जिया दे रहे हैं। दिन बड़े कम रह गए हैं और मुकाबले की फिजा जो है वो हमें मजीद बढ़ती हुई नजर आ रही है, तेज होती हुई दिखाई दे रही है। सियासी जलसे हैं उनका सिलसिला शुरू हो चुका है, सियासी कैंपेन्स का सिलसिला शुरू हो चुका है और तनकीद का भी जो सिलसिला है वो एक दूसरे पर बहुत ज्यादा जोर पकड़ चुका है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। कुफर टूटा खुदा खुदा करके शिकस्तों की भंवर में फंसी हुई टीम पाकिस्तान को बिलाखिर आखिरी T20 में जीत मिल ही गई और शाहीनों ने फतह का मजा भी चख लिया। ये थोड़ा सा तंज जो हम कर रहे हैं ये बनता है क्योंकि पाकिस्तानी टीम की जीत बड़ी इंपॉर्टेंट हो चुकी थी, लेकिन एक चीज तो बाकी रहेगी। हम कह रहे थे ना कि पता नहीं कितने घंटे गुजर चुके हैं, पाकिस्तानी टीम कोई मैच नहीं जीती, बारिश भी नहीं हुई बार। वो क्लियर हो गया है और पाकिस्तानी टीम जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि T20 की बेस्ट टीमों में शुमार होती है, लेकिन जो परफॉर्मेंस अभी हमने हालिया सीरीज में देखी है वो हम सबके लिए बड़ी शॉकिंग थी कि टीम इस तरह से बिल्कुल ही जो वन साइडेड मैच है वो हारेगी, अपना जिस तरह से मोमेंटम है वो बरकरार रखने में भी वो कामयाब नहीं हो पा रहे थे। खैर पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में आखिरकार वाइट वॉश से बच गया है। एक मैच जो आखिरी मैच था वो जीत गया और आखिरी मैच में भी हमने कोई इतना बड़ा स्कोर नहीं किया था, लेकिन फिर भी बॉलिंग जो थी वो बड़ी जबरदस्त चली और आखिरी मैच में न्यूजीलैंड को 42 रन से शिकस्त दी। बिल्कुल 5 T20 मैचेस की सीरीज के आखिरी मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड को 135 रन का हदफ दिया, जिसके ताकुब में न्यूजीलैंड की पूरी टीम 92 रन पर ढेर हो गई और कौमी टीम के विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान कहते हुए नजर आए कि उनकी और बाबर आजम की ओपनिंग जोड़ी तोड़ने का नुकसान तो हुआ है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ ने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। जी फाइनल उन्होंने इस्तीफा दे दिया जब हम तमाम सीरीज हार गए, तमाम मैचेस हार गए, वर्ल्ड कप हार गए, एशिया कप हार गए, ऑस्ट्रेलिया से भी हार गए, अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इन तमाम चीज़ों का जो जिम्मेदार है वो कहीं ना कहीं उन्हें भी ठहराया जा रहा है। ज़का अशरफ ने चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी और मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के ओहदे से भी इस्तीफा दे दिया है और ये भी मेरा ख्याल है बड़ा एक एहसन इकदाम है, क्योंकि हमेशा से लोगों को निकालने की रवायत है, हाँ। इस्तीफा देने की रवायत नहीं है। लेकिन इस तमाम टेन्योर में टीम के साथ क्या हुआ, टीम में कितनी तब्दीलियां आई, जिसका जिक्र अब रिजवान भी हमें करते दिखाई दे रहे हैं कि जब अच्छा भला हमारा एक ओपनिंग पेयर चल रहा है तो उसको फिर तब्दील करने की जरूरत क्या थी, एक्सपेरिमेंट करने की आखिरकार जरूरत क्यों पड़ी है और जो भी एक्सपेरिमेंट किए हैं वो भी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। इसी पर बात कर लेते हैं, हमें ज्वाइन करें स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसनैन लियाकत हमारे साथ मौजूद, थोड़ी देर में मौजूद होंगे, उनसे रब्ता करने की कोशिश की जा रही है और यही सब बात कर रहे थे कि कौमी टीम T20 की अच्छी नहीं बल्कि बहुत बेहतरीन टीम है। हमारे जब फास्ट बॉलिंग अटैक की बात की जाती थी तो एग्जाम्पल्स कोट की जाती थी शाहीन आफरीदी की, नसीम शाह की, हारिस रऊफ की, मोहम्मद वसीम जूनियर की, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कुछ टीम में बैलेंस जो है वो हमें खराब होता दिखाई दे रहा है। अच्छा हम लोगों ने इतने रैपिड डिसीजंस लिए ना कि उसके बाद टीम बैलेंस ही नहीं होने पर आ रही है। आप देखें ना कि अभी भी जिस तरीके से ज़का अशरफ साहब के इस्तीफे की खबर सामने आई, ठीक है ना, और अभी तो गर्दिशें ये भी हैं खबरों के हवाले से कि मोहम्मद हफीज भी शायद अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाए। बहुत से कोचेज आए, बहुत से कोचेज चले गए। ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप हम लोग ऐसे डिसीजंस लेते रहे कि मतलब अलमान हफीज, लेकिन उसका सारा बर्डन कहीं ना कहीं आपके साइकोलॉजिकल जो हेल्थ है ना उसको बड़ा डैमेज करता है। तो यही वजह है कि सिर्फ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट नहीं पड़ा बल्कि हमने ये भी देखा है कि जो हमारी टीम है वो इसका खमियाजा भुगतती भी हमें नजर आ रही है। बिल्कुल ऐसी। और अब देखना यही है कि आगे क्या प्लानिंग की जाएगी, क्योंकि इस साल T20 वर्ल्ड कप है तो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है और यही अब हम देख रहे थे कि बार बार जो प्लेयर्स को भी मौका दिया जा रहा है ताकि देख लिया जाए कौन प्लेयर किस तरह से सकता है। PSL भी हो रहा है, वहां से भी शायद हमारी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी और इंतजार यही किया जा रहा है कि पाकिस्तानी टीम की जो परफॉर्मेंस है वो वापस आ जाए। जिन इंजरीज का प्लेयर्स को सामना करना पड़ रहा है उनसे किसी ना किसी तरीके से बचत हो और नसीम शाह की वापसी का इंतजार किया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि हारिस रऊफ की जो फॉर्म है, शाहीन शाह अफरीदी की जो फॉर्म है वो किसी तरह से वापस आ जाए और जो हमारे प्लेयर्स हैं, हिटर्स हैं T20 में जो जिन्हें फेमस माना जाता है, इफ्तिखार हैं, फ़खर हैं, फिर आज़म खान को भी मौका दिया गया, तो कोशिश ये
ये की जा रही है कि किसी ना किसी तरह से टीम को बैलेंस किया जाए और पाकिस्तानी टीम की जो मुसलसल एक डिफीट का सिलसिला था वो कहीं ना कहीं कम होने में आ जाए और पाकिस्तानी टीम जिस तरह से आखिरी मैच अब जीती है, एक अच्छा हम उसको कह सकते हैं शायद एक कमबैक हो जाए पाकिस्तानी टीम की। जो आने वाली सीरीज हैं उनमें शायद पाकिस्तान को मजीद कामयाबियां मिलें और पाकिस्तानी टीम एक वन यूनिट की तरह काम करे। जिस तरह से रिजवान हमें बात करते दिखाई दिए ओपनिंग पेयर के हवाले से, ये बड़े सवालिया निशान है जिसको हम मजीद भी डिस्कस करेंगे। एक और टॉपिक है जो हमारी हेल्थ से रिलेटेड है, उसको भी शामिल कर लेते हैं, हेल्दी डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि हम अपने प्रोग्राम में कोशिश यही करते हैं कि हम आप सबको ये गाइड कर सकें कि वेजिटेबल से और फ्रूट से कितने फायदे हम ले सकते हैं। जो हम मल्टी वाइटामिन्स पर शिफ्ट हो गए हैं, दवाइयों पर शिफ्ट हो रहे हैं, तो हमें चाहिए जो सीजनल फ्रूट्स हैं, सीजनल वेजिटेबल्स हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। और अच्छा, वैसे मैंने ये देखा है, फिर अनवार को तो नहीं, मैं तमाम मर्दों को टारगेट कर रही हूँ फिलहाल यहाँ पर। मर्द हजरात सब्जियां बहुत कम खाते हैं क्योंकि वो अक्सर उनके घर की खवातीन का भी ये मसला रहता है कि जब तक जिस सब्जी के अंदर गोश्त ना हो शायद वो खाना पसंद ही नहीं करते हैं, मजा ही नहीं आता। तो कुछ सब्जी ऐसी होती है, जरूरी नहीं कि वो आप गोश्त के साथ ही खाएं, मतलब उन्हें अगर आप नॉर्मल राइस के साथ भी खा लेंगे, रोटी के साथ भी खा लेंगे, तो उनका एक अपना मजा, एक अपनी लज्जत, अपना फायदा भी है। लेकिन आज हम बात पाइनएप्पल पर कर रहे हैं, तो आप गोश्त की तरफ ना जाएं, आप पाइनएप्पल की तरफ वापस आएं, क्योंकि आपने सब्जी और फल कहा ना, तो इसको भी जरा कम खाया जाता है और उसकी रीजन मेरा ख्याल है प्राइस भी है और सेकेंडली फिर उसको काटने के भी कुछ मसाइल हैं। तो ज्यादातर लोगों का इन्हिसार जो है वो फिर वो जो 10 पैक में आ रहा है, हाँ, उसमें उसी पर ही होता जिसका है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई फायदा है। नहीं, फायदा तो है, हाँ, टेस्ट क्योंकि उसमें जो सिरप ऐड कर दिया जाता है ना, वो कंप्लीटली आर्टिफिशियल है। हाँ, वो तो आर्टिफिशियल है ही, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान में अनाज की प्रोडक्शन भी नहीं है और इसलिए ये बड़ा महंगा फल है, क्योंकि ये इंपोर्ट होता हुआ आता है। और हम यही देखते हैं कि नॉर्मली ये फ्रूट सैलड्स में, ये ट्रिफल्स में ही लोग इसको इस्तेमाल करते हैं क्योंकि एक्सपेंसिव पड़ता है लोगों को। और अनानास दिखने में जितना खूबसूरत होता है, खाने में उतना ही खुश जायकेदार फल है। वैसे मुझे भी अनानास बहुत पसंद है और रस से भरा हुआ एक खट्टा मीठा जायका रखने वाला फल दुनिया भर में बेहद मकबूल है। और कुदरत ने अनानास को ग़िज़ायत से भी भरपूर बनाया है, जबकि इसमें मौजूद जो एंटीऑक्सीडेंट हैं वो सेहत पर मुस्बत असरात मुरतब करते हैं। और इसके साथ साथ अनानास में विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, मैग्नीशियम है और खास तौर पर विटामिन सी की एक बड़ी डोज इसमें मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही है। और देखें कि ये तमाम चीजें वो चीजें हैं जो कि हम सप्लीमेंटेशन में ढूंढते हैं और कोशिश ये करते हैं कि हम एक टैबलेट या 2 टैबलेट डेली की खा लेंगे तो उससे हमें फर्क पड़ेगा, बट इन अ लॉन्गर रन सप्लीमेंट्स आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। हमें फ्रूट्स पर इंसार करना चाहिए। जिस तरह से हम अभी आपको पाइनएप्पल का बता रहे हैं, तो जिस तरह से आपको नज़ला है, खांसी है, तो इसके इलाज में बहुत ज्यादा मुआवन है। और विटामिन सी का मतलब यही है कि वो आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। और इस फल में ब्रोमेलिन नामी एंजाइम भी पाया जाता है जो कि हमें जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उसके खिलाफ लड़ने के लिए एक सिस्टम हमारे अंदर डेवलप करता है। जो बैक्टीरियाज हमें तंग करते हैं उनको भी मार भगाने की जो खुसूसियात हैं वो भी रखता है, इस फल में मौजूद हैं। जबकि अनानास में मैग्नीशियम की भी भारी मिकदार मौजूद होती है और ये आपकी हड्डियों को बड़ा मजबूत बनाती है, एग्जैक्टली उनको बड़ा स्ट्रॉन्ग करती है। इसके अलावा ये फल जो है वो जोड़ों पट्ठों को भी मजबूत बनाने में बड़ा अपना अहम किरदार अदा कर रहा होता है। और उससे पीले रंग के जो खुश जायके और फलदार में कैल्शियम भी पाया जाता है। वैसे हम ये देखते हैं कि मसूड़ों, जबड़ों के साथ साथ दांतों को भी ये फल जो है वो सेहतमंद रखता है। और इस फल में मौजूद मैग्नीशियम जो है वो दांतों को मजबूत बनाता है। सर्दियों में खुश्क होती जिल्द को तरोताजा और सेहतमंद रखने के लिए भी अनानास बेहद मुफीद फल है, तो अनानास का इस्तेमाल बेहतरीन इंतखाब होगा। बिलिहाजा अनानास जिल्द की दिलकशी को भी बढ़ाता है, मतलब ये कि जो स्किन है ना उसको भी मजीद ग्लो प्रोवाइड भी करता है। साथ साथ जो एक्नी के मसाइल हैं उसको भी कम करने में मदद फराहम करता है। तो मेरा ख्याल है इस फल के जितने फायदे हमने आपको बता दिए हैं, जितने विटामिन्स इसमें मौजूद हैं, मिनरल्स मौजूद हैं और इजीली अवेलेबल है, इतना भी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। देखिए अगर आप 3 या 4 हज़ार रुपए की कोई सप्लीमेंटेशन की एक बॉटल बाय कर रहे हैं तो बेहतर तो यह है कि पूरा घर वो फिर खा सकता है। अगर आप इतने का फ्रूट घर लेकर जाते हैं, बिल्कुल ऐसे कोई भी फ्रूट हो, लेकिन स्पेसिफिकली अभी तो हम पाइनएप्पल की जो अफादियत है उसको डिस्कस कर रहे हैं। मैग्नीशियम है, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं। सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज वो ये है कि वो आपको हाइड्रेट भी रखता है
और स्किन जो है आपकी उसको बड़ा बेहतर रखता है। अच्छा, वैसे फलों को हम तो आपके साथ डिस्कस कर ही रहे थे, लेकिन बैकडोर जो है ना हमारे उसमें पैनल में भी चल रही होती है और हर कोई बता रहा होता है मुझे ये चीज बड़ी पसंद है और इसका ये जायका बहुत अच्छा होता है। तो ये जो हमारा, मैं चाहूंगा लोग भी अब हमें बताएं जब हम सोशल मीडिया पर हमारा एक क्लिप जाएगा कि उन्हें ये जो सारी डिटेल्स थी और ये जो चीजें हमने बताई हैं वो कितनी फायदेमंद उनके लिए, और फिर उसको सुनकर कितने लोगों ने इसको खाना शुरू किया है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करेंगे पाकिस्तानी टीम के हवाले से। पाकिस्तानी टीम जिस तरह से आखिरी मैच अब जीत गए हैं, वाइट वॉश से हम बच गए हैं, इसी पर हम बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसनैन लियाकत ने हमें ज्वाइन किया है। हसनैन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वाइट वॉश से हम बचे हैं, 4 मैचेस हम हारे हैं, एक जो मुसलसल हमारी शिकस्तों का सिलसिला था वो कहीं ना कहीं आकर रुका जरूर है। जैसी बॉलिंग की वैसी पहले भी कर लेते तो मेरा ख्याल है कुछ रिजल्ट्स डिफरेंट होते। अनवार, सबसे पहले तो आप सबसे माजरत के मैं वक्त पे नहीं आ सका ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज। अच्छा, थोड़ा सा अगर आपको बताता चलूं कि जी कोई इशू नहीं है, वो हम देख रहे हैं कि इंटरनेट हर तरफ डाउन है। जी जी, तो मैं अगर थोड़ा सा आपकी तरफ आना चाहूँ, आपके सवाल की तरफ आना चाहूँ कि आखिरी मैच हम क्यों जीते, तो आखिरी मैच हम अनवार इस वजह से जीते हैं कि आखिरी मैच में जो न्यूजीलैंड की पूरी टीम थी वो नहीं खेल रही थी। उसमें केन विलियम्स नहीं थे, उसमें डेवन कॉनवाई नहीं थे, उसमें डेरिल मिचेल नहीं थे। आपके जब टॉप के 3 बल्लेबाज नहीं खेलेंगे तो उसके बाद आपको पता है कि पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है बड़ा अच्छा है। मिनोस के खिलाफ, जो छोटी छोटी नेशंस है उनके खिलाफ हमारा रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है, लेकिन हमें यहाँ पे क्रेडिट देना होगा पाकिस्तान के बॉलर्स को भी। और बहुत बड़ा सवालिया निशान ये पैदा होता है कि आपने इफ्तिखार अहमद को पिछले 8 T20s में बॉलिंग क्यों नहीं दी। मैं पिछले 4 मैचेस से यही पीट रहा था कि जो शाहीन शाह अफरीदी हैं उनकी कप्तानी में उस तरह का एग्रेशन नजर नहीं आ रहा जिस तरह का एग्रेशन हमें शान मसूद की कैप्टनसी में नजर आया है ऑस्ट्रेलिया में। और ये बहुत सारी चीजें हैं, ड्रेसिंग रूम में भी बहुत सारे मामला चल रहे थे। और इस हवाले से कल मैंने एक खबर भी दी है कि जुमे को एक बड़ी आम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी मोहम्मद हफीज जो कि लाहौर में कॉन्डक्ट करेंगे और उसमें वो तमाम तर चीजें बताएंगे कि आपके सीनियर प्लेयर्स ने रेस्ट क्यों नहीं की, जो नंबर्स हैं उनमें चेंजेस क्यों नहीं हुई, एक प्लेयर अगर ओपन करना चाहता था तो उसको हम अगर डाउन में लाना चाहते थे तो वो डाउन में क्यों नहीं आया। और प्लेयर इस वक्त जो T20 टीम की हालत थी वो बहुत ही बुरी थी। अगर कंपैरेटिवली अगर हम बात करें टेस्ट क्रिकेट की, तो टेस्ट क्रिकेट में शान मसूद ने क्यादत भी अच्छी की और वहां पे टीम में। अच्छा हसनैन, मोहम्मद हफीज इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करेंगे और कौम को बताएंगे भी कि जो अभी तक हमारी सीरीज रही है उसमें लड़कों की परफॉर्मेंसेस क्या रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें जिसका एतराफ खुद रिजवान करते हुए हमें नजर आ रहे हैं कि जो ओपनिंग जोड़ी है उसका टूटना जो है वो टीम के लिए अच्छा नहीं है। और तो क्या वो सिर्फ अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं या फिर अपनी हार के बारे में शिकवे कर रहे हैं टीम डायरेक्टर से भी? देखिए, ये जरियाब ये अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। बेसिकली वो चाहते पहले से भी यही थे कि वो एज ए ओपन खेले। और मैंने पिछले दिनों एक अपने प्रोग्राम में भी बताया था कि रिजवान जो कि पहली 25 इनिंग्स में सिर्फ 224 रन बना सके थे, उसके बाद उन्होंने ओपन करना स्टार्ट किया तो उसके बाद वो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आंखों का तारा बने और पाकिस्तान के लिए एक लंबी क्रिकेट खेली। वो अपनी ख्वाहिशात का इजहार कर रहे थे। एक तरफ वो ये कह रहे थे, आप उनको अगर गौर से सुनिए, कि अवाम ये चाहती है कि मैं और बाबर ओपन करें, और दूसरी तरफ ये कहते थे नहीं, जो कि मैनेजमेंट चाहती है वो भी ठीक चाहती है। और मोहम्मद रिजवान के ऊपर भी बहुत सारे सवालात खड़े हो रहे हैं कि जो टीम में ग्रुपिंग है, जो टीम में बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही हैं, इसके पीछे मोहम्मद रिजवान का भी हाथ है। आप देखिए कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के हवाले से ये कहा जा रहा था कि दोनों ओपनिंग नहीं करेंगे और आउट ऑफ नोवेयर उनको वाइस कप्तान बना के आपने 5 के 5 मैच एज ए ओपन प्लेयर, एज ए ओपनर खिलाया। आप ये भी देखें कि मोहम्मद रिजवान को अगर बढ़ा दिया जाता, साइम अयूब को, साहिबजादा फरहान को वहां पे आजमाया जाता, रिजल्ट तो वैसे भी नहीं आ रहे थे। दूसरी तरफ से केन विलियमसन तीसरे मैच के अलावा कोई मैच खेले नहीं है, तो आप भी अगर अपने सुपरस्टार्स को बिठा देते या फिर एक नया बंदा है या एक नया ड्राइवर है, आप उसको आसान रोड पे, उसी की जो रोड है उस पे देखते कि साहिबजादा फरहान जो कि 5वें नंबर पे जाके खेले वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके, अगर वो ओपनर आ जाते तो वो परफॉर्मेंस देते। और मोहम्मद रिजवान के ऊपर तो बहुत सारे सवाल हैं और हो सकते हैं कि जुमे को उनका नाम भी आ जाए, जो मेरी इतलात हैं। ठीक है, तो हसनैन, ये जो देखते हैं हम एक्सपेरिमेंट भी हमने काफ़ी किए हैं, उनमें कंसिस्टेंसी होना भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आमिर भी यही कह रहे हैं कि अगर जो हमारे पुराने प्लेयर्स हैं उनको तो बहुत ज़्यादा मौके दिए जाते हैं। अगर हम नवाज को देख लें, किसी ना किसी तरह टीम में वापस आ जाते हैं, इफ्तिखार हैं बार बार टीम में वापस आ जाते हैं, बैटिंग में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं वो भी काफ़ी टाइम से। लेकिन जब नए प्लेयर्स आ रहे हैं उनको मौका 1 या 2 मैचेस के मिलता है बस।
अनवर, आपको एक चीज समझनी होगी कि आपके जो पुराने प्लेयर्स हैं वो नए प्लेयर्स को जगह देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हमने 2017-18 के बाद तकरीबन और वो परफॉर्म करने को भी तैयार नहीं है। जी हाँ, वो दोनों चीजें तैयार करने को तैयार नहीं है। 20 से ज्यादा प्लेयर्स को हमने मौके दिए हैं, लेकिन वो मौके इस तरह दिए कि 2 मैचेस खिलाए, तीसरे मैच में नहीं खिलाया उनको। आप आमिर जमाल की मिसाल। ठीक है हसनैन, बड़ी माजरत, आज हमारे पास वक्त की कमी। आपसे इस टॉपिक पर फिर बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान। जी वेलकम बैक वंस अगेन नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको फिर से वेलकम कर रहे हैं, लेकिन अब हम आपके साथ थोड़ी सी वायरल वीडियोस जो हैं वो शेयर करना चाह रहे हैं, क्योंकि हर बार हमारी कोशिश ये होती है कि सुबह सुबह आपकी जो मॉर्निंग है वो हेल्दी वेल्दी तो हो ही, लेकिन साथ साथ कुछ लाइट कंटेंट अगर मिल जाए तो उससे थोड़ा दिन और हल्का हल्का फील होना शुरू हो जाता है। बंदर के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं कि जिसकी शरारतों से सभी वाकिफ हैं, जो इंसानों से बिल्कुल खौफ नहीं खाते और उनकी चीजें भी छीन कर ले जाते हैं। तो भारत जैसे मुल्क में ऐसे वाकयात का रोनुमा होना अब मामूल की बात है, क्योंकि मुतादिद रियासतों में बंदर की बड़ी तादाद पाई जाती है। बिल्कुल ऐसे ही, और बहुत से वाकयात वहां पर रिपोर्ट भी हो चुके हैं। इंसानों को काट भी लेते हैं, खतरनाक भी बहुत ज्यादा हैं। चीजें छीनकर जहां तक भागने का ताल्लुक है वो फिर भी कहीं ना कहीं एक उनकी शरारत कहा जाता है। लेकिन जो इंसानों को नुकसान पहुंचाने वाला एक मामला है वो जरा खतरनाक है। तो ऐसे एक वाकया भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर में पेश आया है, एक मंदिर के बाहर, जहां ये सोशल मीडिया पर हम वीडियो हमने देखी, बड़ी वायरल हो रही थी, तो हमने फिर अपने कंटेंट में उसको ऐड किया कि वायरल वीडियो में हम देख रहे हैं कि 2 बंदर मंदिर के अहाते में कायम तामीरात पर बैठे हैं और उनमें से एक बंदर के हाथ में मंदिर में आए एक शख्स से छीना गया आईफोन मौजूद है, यानी कि उस इंसान की जिंदगी उसके हाथ में मौजूद है। और जिस तरह से फिर वीडियो में हम देख रहे हैं कि लोग वहां पर जमा हैं और कोशिश ये की जा रही है कि किसी ना किसी तरीके से फोन वापस ले लिया जाए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो कामयाब होते हुए इतनी जल्दी हमें दिखाई दे रहे हैं। बंदर की जानिब चीजें फेंक रहे हैं ताकि फोन जो है वो बंदर नीचे फेंक दे। तो हमने वीडियो में ये भी देखा कि लोगों की ये मेहनत जो है वो मिलाकर रंग ले ही आई और बंदर आईफोन फेंक कर भाग गए, जिस पर लोगों ने तालियां बजाकर खुशी का इजहार किया। वैसे वाकई अनवार ने बिल्कुल ठीक कहा कि नहीं, बंदर के हाथों में ना उस शख्स की जिंदगी थी। बिल्कुल ऐसे ही है। जो प्राइसेस फोन्स की अब हो चुकी हैं, और स्पेशली आईफोन बिल्कुल ऐसी ही है, एक्सपेंसिव जिस तरह से हो चुके हैं। तो ये जो शरारतों भरी वीडियो थी, फिर बच्चों को इस तरह की वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद आती हैं। आजकल बच्चे टिकटॉक पर या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह की वीडियोस देखते रहते हैं, तो मिलियंस में व्यूज इसके जा चुके हैं। इस पर कमेंट्स जिस तरह के किए जा रहे हैं, बड़े फनी कमेंट्स किए जा रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं, एक और इसी तरह से मिलती जुलती एक और वायरल वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं, जो कि अब कौवे के हवाले से है, जो कि देखने में तो एक मासूम सा परिंदा लगता है, लेकिन फिर इसको चालाक, होशियार, अक्लमंद भी कहा जाता है। वो जो एक स्टोरी कौवे की मशहूर है पानी पीने के हवाले से। और एक खसलत ये भी है कि जब ये किसी जगह गिरोह की सूरत में कब्जा जमा लेते हैं, फिर वहां से हटाना उड़ाना बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल, कौवों को झुंड की सूरत में एक जगह से हटाना जो ये शेर लाने के मुतरातिफ है, और बात सूरतों में तो इंसानों के लिए इंतहाई डेंजरस साबित होता है। कौवों के बिन बुलाए मेहमान बनने का ऐसा ही एक वाकया अमेरिकी रियासत टेक्सास के एक शॉपिंग मॉल के बाहर पार्किंग में पेश आया, जहां पर काले कौवे क्या करते 1, 2 या 10-15 नहीं थे, बल्कि सैकड़ों कौवों ने कब्जा कर लिया उस पार्किंग जगह पर। और इस हवाले से सोशल मीडिया पर वीडियोस में एक वीडियो जो है वो भी बड़ी वायरल हो रही है, जो कि आप लोग इसमें देख भी रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है जो वीडियोस इस वक्त हम देख रहे हैं। वहां पर सैकड़ों की तादाद में कौवे मौजूद हैं। शॉपिंग मॉल की ये पार्किंग है, जहां रात के वक्त कौवों की बड़ी तादाद जमा हुई, जो कि ना सिर्फ जमीन पर मौजूद हैं, काबिज हैं, बल्कि वो गाड़ियों पर भी आराम से बैठे हुए। और हम देखते हैं कि आमतौर पर आप परिंदों को डराते हैं या पास से गुजरते हैं तो वो उड़ जाते हैं डर के मारे, लेकिन इतने न डर रहे हैं कि अतराफ में आने वाले जो लोग वहां पर आ रहे हैं अपनी गाड़ियां लेने के लिए, या हॉर्न भी वहां पर अगर बजा रहे हैं, तो बिल्कुल भी वो उस पर कान नहीं धर रहे हैं, बिल्कुल परेशान नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल भी डर नहीं रहे हैं, और आराम से वहां पर बैठे हुए अपना टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमें यहां से कोई नहीं हटा सकता। एग्जैक्टली और ये वाकई हॉर्न भी बजाया और से गाड़ियां लोग पार्किंग के लिए निकाल रहे थे, क्योंकि गाड़ियां जब रोमन हम करना शुरू कर देती हैं तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कोई ना कोई जानवर भी बैठा हो तो वो उठकर चला जाता है। कभी कभी कुत्ते भी भौंककर आप पे चले जाते हैं, लेकिन ये कौवे थे
कि वो जाने का नाम ही नहीं ले रहे। बहरहाल एक और जो है वो खबर आपके साथ शेयर करते हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान समेत भारत और दुनिया भर में सर्दी की वजह से पड़ने वाली धुंध के बायस परवाजें जो हैं वो ताखीर का शिकार हैं और मुसाफिरों की तो कई घंटों तक कभी जहाज तो कभी एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ रहा है। अब एक वीडियो मंजर-ए-आम पर आई है जो कि इंडिगो तैयारे की है, जिसने दिल्ली से गोवा के लिए उड़ान भरना थी, लेकिन धुंध के बायस फ्लाइट वक्त पर रवाना नहीं हो सकी। बिल्कुल ऐसी है। और फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग अपना टेम्पर जो है उसको लूज कर बैठते हैं, कंट्रोल नहीं रख पाते अपने गुस्से में। तो एक ऐसा ही मुसाफिर था जो कि फिर गुस्से में पायलट की तरफ बढ़ा जो कि ताखीर का ऐलान कर रहा था, यानी कि वो अनाउंसमेंट कर रहा था कि किस वजह से फ्लाइट डिले हो रही है। और मेरा ख्याल है लोगों की सेफ्टी के लिए भी था। 13 घंटे इंतजार कराया गया पहले लोगों को, लेकिन अगर वेदर ठीक नहीं है तो मेरा ख्याल है फिर रिस्क तो आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। तो पायलट साहब ऐलान कर रहे थे कि अभी हमें मजीद वक्त दरकार है, तो उस मुसाफिर ने उठकर जोरदार थप्पड़ पायलट को मारा है, जिससे वो पीछे हट गया है। और जहाज में जो दीगर मुसाफिर सवार थे उन्होंने भी इंडिगो फ्लाइट्स को ही ताखीर का जिम्मेदार ठहराया और साथ ही साथ मुसाफिर की जो अदम बर्दाश्त थी उसकी सफाई देने की भी कोशिश की। लेकिन स्टिल ये एक गलत डिसीजन है कि आप पायलट को उठ के मारना शुरू कर दें अगर वेदर कंडीशंस की वजह से। शायद कहीं ना कहीं अगर हम इस चीज को फील करें, 13 घंटे अगर आपने किसी को एक फ्लाइट में बिठाए रखा है, फिर आप उन्हें फ्लाइट से बाहर भी जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं और आपको ये कहा जा रहा है बस अभी थोड़ी देर में जो फ्लाइट है वो टेक ऑफ कर जाएगी, उसके बाद अब 13 घंटे इंतजार करने के बाद किसी को ये कह रहे हैं कि फ्लाइट अभी भी ताखीर का शिकार है, और उसके बाद तो ऐसे ही है। और इस मुसाफिर की जो शनाख्त है वो साहिल कटारिया के नाम से हुई है। फिर सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर आई हैं, उनके हवाले उन्हें कर दिया गया है। तैयारे के पायलट ने फिर मुसाफिर के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है, जिसकी बुनियाद पर अब इन पर FIR बाकायदा तौर पर हो चुकी है। तो इस तरह का कोई भी एडवेंचर हमें नहीं करना चाहिए, वो आपको भारी पड़ सकता है। बिल्कुल। और इन सब में तैयारे का अमला जो है वो कसूरवार नहीं है। उस पायलट ने ये भी बताया उन्हें जैसे हिदायत दी जाती है वैसे वो काम कर लेते हैं। तो लेकिन फिर भी उससे पर काबू पाना अक्सर औकात लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मैं ये इस अमल की तो मैं इसको इंडोर्स नहीं कर रही, लेकिन हाँ अलबत्ता ये मैं जरूर कहूंगी कि जब आप किसी भी शख्स को 13 घंटे का इंतजार करवाएंगे तो लोग वहां पर सीख पा हो जाते हैं। मैं क्या कहते हैं अगर ट्रैवल कर रही होती हूँ ना इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ, तो अब कुछ ऐसी बसेस सर्विसेज भी जो है जो कि बिजनेस क्लास आपको ट्रैवल फैसिलिटी देती है, लेकिन इसके बावजूद वो इतना लेट आपको पहुंचाती हैं कि इस्लामाबाद से लाहौर का जो सफर है ना वो 5 से 6 घंटे में हो जाता है। तो वहां पर डेफिनेटली आपको तकलीफ का सामना करना पड़ता है। और कुछ ऐसी लग्जरी बस सर्विसेज भी हैं कि जो पैसे तो पूरे लेती हैं, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं कुछ सीट एडजस्टमेंट के मसाइल होते हैं। एग्जैक्टली, सर्विसेज के मसाइल होते हैं। मतलब जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पर लिखा होता है कि आपको इस तरीके से फैसिलिटेट किया जाएगा एज पैसेंजर, वो आपको नहीं मिलता। आपको स्नैक्स नहीं मिलते, पूरा नहीं किया जाता। बिल्कुल ऐसे ही। बारिश हो जाती है तो सीटों के ऊपर वाली जगह पर देखे पानी बड़ा टपकता है। तो मुझे ये समझ नहीं आती है कि ये AC इतना ज्यादा क्यों चलाते हैं। कोई रिक्वायरमेंट होती होगी बसेस की फिर, और जिस तरह से टेम्परेचर उन्होंने कंट्रोल किया होता है। बहरहाल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद नाज़रीन आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने लगे हैं आपकी सेहत के हवाले से, निज़ाम हाजमा के हवाले से कि जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है वो आजकल इतना ज़्यादा ख़राब क्यों होता जा रहा है। हमारी लाइफस्टाइल में जो मॉडिफिकेशंस हैं वो करने की ज़रूरत है। कौन से ऐसे खाने हैं जो हमें नहीं खाने चाहिए, कौन से ऐसे खाने हैं जो हमें खाने चाहिए, और फिर किस टाइम पर खाने चाहिए, किस तरह से अपने स्टमक का ख्याल रखना चाहिए। और हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका भी क्या तरीका कार है वो भी हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। बिल्कुल। और ये बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है कुदरत के निजाम ने जो हमारा मैदा है इसको पूरे जिस्म के लिए तवानाई का इंतजाम करने का काम सौंपा रखा होता है, और मगर गैर सेहत बख्श ग़िज़ाएं खाकर हम इसे मुश्किल में डाल देते हैं। तो अभी भी हम देख रहे हैं कि दिन बड़े छोटे हैं, जिसकी वजह से अगर लोग थोड़ा लेट नाइट खाना खा लें तो डेफिनेटली ठंड बहुत ज्यादा है, लोग बाहर वॉक के लिए नहीं जाते, खाना हजम नहीं हो पाता। उसके बाद आपको लगता है कि खाना बिल्कुल आपके सीने पर रखा हुआ है, आपको जलन भी बड़ी महसूस होने लगती है, जिसके बाद कभी ना कभी आपको डायरिया भी उससे हो जाता है, कब्ज भी हो जाती है। तो जब खाना हजम ही नहीं होगा तो डेफिनेटली वो डाइजेस्ट भी नहीं हो पाएगा। सिस्टम जो आपका है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जो आपके गैस्ट्रिक इश्यूज हैं वो आपको डिस्टर्ब करते हैं, सीने में जो जलन है फिर उसकी शिकायत लोग करते दिखाई देते हैं।
तो अच्छी ग़िज़ाएँ कौन सी हैं जो कि हमारे स्टमक को बिल्कुल सेहतमंद रखते हैं, हमारे डाइजेशन सिस्टम को बेहतर रखते हैं, ये हम जानेंगे। आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है डॉक्टर इदरीस खान ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि जो इम्पोर्टेंस है स्टमक की वो हम लोगों को बताएं, क्योंकि खाना हम खा रहे हैं स्टमक में ही जा रहा है और फिर वो पूरे जिस्म को एक सप्लाई जो है एनर्जी की वो प्रोवाइड कर रहा है। बिल्कुल, जैसे आपने बात शुरू में ही की कि तवानाई पहुंचाता है, तो इसमें ये एक फ्यूल सिस्टम है हमारा। पूरी बॉडी में हेयर से लेकर टो तक जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको एक खास अपने डेली फंक्शनिंग करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। किसी को फैट्स रिक्वायर्ड है, किसी को प्रोटीन रिक्वायर्ड है, किसी को कार्बोहाइड्रेट रिक्वायर्ड है, किसी को विटामिन रिक्वायर्ड है। जो भी रिक्वायर्ड है वो हमने लेना इसी के थ्रू ही है, हमारे डाइजेशन इसी के थ्रू ही होनी है और इसी के चलना है। अब मसला तब आता है जब हम इसकी नीड को समझते नहीं है और उसके हम अपोजिट जो हमारी आइज की भूख होती है ना, आंख की और जबान की, इन दो चीजों को खुश करने के लिए हम बाकी पूरी बॉडी को ट्रबल में डाल देते हैं। ठीक है। तो हमें करना ये होता है कि हमें अपनी हर एक बंदे को अपनी बॉडी का और अपनी फिजिकल वर्कआउट का पता होता है कि मुझे एक दिन में कितना काम करना होता है, उसके मुझे कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो उसको उसकी अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक खाना चाहिए। ठीक है। अब दूसरा सवाल ये होता है कि ये इसकी इंपॉर्टेंस की, जैसे आपने बात की, इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि अगर आपकी डाइजेशन ठीक है ना तो आप पानी भी पीते हैं तो आप सेहतमंद होते हैं। अगर आपकी डाइजेशन ठीक नहीं है ना तो आप चलगोज़े भी खा रहे हैं ना तो आप वीक ही रहेंगे। तो डाइजेशन ठीक कैसे होगी डॉक्टर साहब? क्योंकि हमने देखा है कि लोगों का ना खाने पीने की जो रूटीन है वो बड़ी डिस्टर्ब रहती है। कुछ लोगों का नाश्ता दोपहर 2 बजे हो रहा होता है, तो कुछ लोग जो है वो रात का खाना रात को 11-12 बजे रजाइयों में बैठे और खा रहे हैं। कितना गैप होना चाहिए आपके एक मील से दूसरे मील में? और नाश्ते का टाइम ये बता दें कि टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ कि टाइमिंग सबसे पहले ये है कि आपने एक जो कहते हैं ना कि इतदाल के साथ, इतदाल में ये है कि अगर आप हम इसकी जो तिब्ब नबवी है अगर हम उसका भी मुताला करें तो उसमें बहुत सारी चीजें, 2 चीजों पे ज्यादा तिब्ब नबवी में फोकस किया गया, एक हाइजीन पे और दूसरा फूड पे, कि खाओ पियो इसराफ ना करो। शैतान 7 आंतों से खाता है, मोमिन 1 आंत से खाता है। तो इस तरीके से वो सारी चीजें हमें बताया गया कि खाने पीने में जरा आप तवाजुन रखें। अब तवाजुन किस तरीके से, आप नाश्ता होता है कि आपने कितनी देर मैदे को खाली रखना है। आपके पास 24 घंटे हैं तो आप 8-8 घंटे के वक्फे से खाएं, उसको भी टाइम मिले खाने का, हजम करने का। और हमारा जब दिन का होता है, दिन में उम्र हम क्या करते हैं कि हम नाश्ता भी कर लेते हैं, थोड़ी देर बाद ब्रंचिंग कर रहे होते हैं, फिर थोड़ी बाद स्नैक्स ले रहे होते हैं, फिर कुछ ले रहे होते हैं। आप स्टोमक को एक दफा खाना दें फिर उसको टाइम दें। तो लेकिन 8-8 घंटे का जो गैप है वो बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा? देखिए वही तो कह रहा हूँ ना कि अगर आपका स्लीप, अगर आपका स्लीप ड्यूरेशन जो है ना वो एक खास टाइम का है या आपका रेस्ट ड्यूरेशन है तो फिर आप दिन में 2 टाइम पे खाना खा लें। वैसे जो तिब है और या जो इस्लाम भी है वो हमें दिन में 2 टाइम खाना खाने का कहता है। अच्छा। तीसरा हमारा खुद का एक बनाया हुआ है। अभी तो लोगों ने वो स्नैक्स भी ऐड कर लिए, मंचिंग भी ऐड कर लिया, वो तो पोर्शंस में खा रहे हैं। आप 2 टाइम कह रहे हैं, वो 8 टाइम मील्स बन चुके हैं। 8 टाइम्स मील्स बन चुके हैं। देखिए आप जो मर्जी खाएं, बात ये है कि आप अगर 8 टाइम भी खाएं ना, अगर आप एक टाइम में स्टोमक को फुल कर देंगे ना और फिर आधे घंटे बाद फिर उसको कहेंगे अब इसमें और भी ठोसना है, फिर मसला होगा। अगर आप पोर्शनेट मील ले रहे हैं थोड़ा थोड़ा तो उसमें इशू नहीं होता, अगर आप थोड़ा थोड़ा, लेकिन हमारा मसला ये है कि हम थोड़े पे टिकते नहीं है। तो अगर अच्छा, दूसरी बात ये कि सबसे अहम चीज जो है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हम सही खा रहे हैं या गलत खा रहे हैं। ठीक है। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आप लोगों को ये कैसे पता चलेगा मेरा हाजमा ठीक है या नहीं है। उसके एक सिंपल सा कुलिया है या उसका असूल है, वो ये देख ले कि अगर आपको भूख टाइम पे लगती है, जब आपको भूख लगती है आप तब खाना खाते हैं, ठीक है, या आप रूटीन में बस अब ये दिल कर रहा है या ये देखा तो बस शुरू हो गया। और दूसरा ये है कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपका जो है डेफिकेशन प्रॉपर होती है, स्टूल पास होता है और आपका पेट खाली हो जाता है। आपको लगता है कि अब मेरा पेट खाली है और अब मुझे भूख लगी है और अब मैंने कुछ खाना है। ये एक इंडिकेशन होती है कि आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक चल रहा है। और अगर आप खाना खा लेते हैं और उसके बाद जैसे आपने बात की कि उसके बाद पेट में गैस हो जाती है, सीने पे जलन होना शुरू हो जाती है, या ऐसा लगता है कि खाना यहाँ रुका हुआ है, नीचे जा ही नहीं रहा है, या आपको अजीब अजीब किस्म के डिकारें आना शुरू हो जाती हैं, तो इट्स मीन कि आपने प्रॉपर मील नहीं लिया, आपने गलत लिया है या ओवरलोड कर लिया उसको। ठीक है। फिर अगली बात आती है कि आपने डाइजेशन को कैसे देखना है कि डाइजेशन हो रही है या नहीं हो रही। वो ये जैसे मैंने आपको बताया कि खास टाइम के बाद आपका स्टोमक जो है वो उसको डाइजेस्ट करता है। एक 90 मिनट का टाइम होता है मैदे के पास। ठीक है। मैदा 90 मिनट में खाली हो जाता है और फिर बाकी काम इंटेस्टाइन्स अपना शुरू करती हैं। ठीक है। 90 मिनट के बाद अगर आपको लगता है कि आप हल्के फुल्के हो रहे हैं और आपका कुछ खाने को दिल कर रहा है तो इट्स मीन आपकी डाइजेशन ठीक है। ठीक है। अब अगली चीज आती है कि अगर आपका फिजिकल वर्क कम है, जैसे हमारे जैसे लोग होते हैं या जो ऑफिस बेरर्स हैं या बिजनेसमैन हैं या जो भी ऐसे लोग हैं जो सारा दिन ऑफिस में बैठते हैं, वर्क फिजिकली वर्क कम करते हैं, मेंटली वर्क जरा ज्यादा करते हैं। ठीक है।
तो ऐसे लोगों को अपनी कैलोरीज का तो पता होता है कि हमने सारा दिन बैठे रहना, तो वो ऐसी चीजें जरूर खाएं जो सेमी सॉलिड हो, सॉलिड की बजाय वो सेमी सॉलिड की तरफ शिफ्ट हो। जिस तरह से डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं कि देखें हम फ्यूल सप्लाई यहाँ से दे रहे हैं, गाड़ी में फ्यूल अच्छा डलेगा तो गाड़ी अच्छी चलेगी। तो फिर वो अच्छी चीजें हमें बताएं कि वो कौन सी है जो हम अपनी खुराक में ऐड करें तो मैदा हमारा सही काम करे। देखिए सबसे पहली बात ये कि जितना आप नेचुरल रहेंगे उतना आपकी बॉडी सही चलेगी। बॉडी नेचुरल्स के लिए बनी है, बॉडी आर्टिफिशियल के लिए नहीं बनी है, बॉडी केमिकल्स के लिए नहीं बनी है। लेकिन अब तो हर तरफ केमिकल ही केमिकल हैं। अगर हम दूध देख रहे हैं तो वो उसमें भी केमिकल है। नेचुरल बचा क्या हमारे पास? नेचुरल अब सबसे पहले देखिए ना, आप सब्जियों की तरफ आए। ठीक है ना, हम ज्यादातर मीट लवर्स हो गए हैं, हमारी पार्टीज में चिकन मटन यही चलता है और इस तरह से हमने कभी सब्जियों की तरफ नहीं आए। ठीक है ना। फिर इसी तरीके से हम फ्रूट्स को देख लें, हम स्वीट्स की तरफ अगर जाते हैं तो हम मिठाइयाँ शिठाइयों की तरफ जाते हैं, फ्रूट में मीठा होता है, फ्रूट्स को इग्नोर करते हैं। नेचुरल स्वीटनर है, आप नेचुरल लें, उसमें आप केला लें, सेब लें, इस तरह के जितने हैं वो उनके अच्छा स्वीट है और उससे आपका शुगर लेवल भी नहीं उस तरह से बढ़ता है जिस तरह से मिठाइयों से बढ़ता है आपके, जिस तरह से कलाकंद और ये बाकी बर्फी गुलाब जामुन की तरफ हम जाते हैं। फिर दूसरी बात, हमने चाय की तरफ बहुत शिफ्ट हुए हैं और हर थोड़ी देर बाद हमें चाय चाहिए होती है। अगर चाय की जगह हम नेचुरल कहवा कोई भी ले लें, अदरक का ले लें, सौंफ का, अजवाइन का, पुदीने का, कोई भी ऐसा कहवा हम लाइफ में ऐड करते हैं तो पर जा सकते हैं, कॉफी, ब्लैक कॉफी पी जा सकती है, ब्लैक कॉफी पे जा सकते हैं। तो ऐसी चीजों पे अगर हम जाएंगे तो हमारी डाइजेशन जो है ना वो बेहतर रहेगी। ठीक है। और तीसरी जो सबसे बड़ी अहम चीज है वो पानी को हम मिस करते हैं। हम पानी का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। ठीक है। हम चाय दिन में 8 दफा पीते हैं लेकिन पानी का शायद दिन में 1 गिलास भी पूरा नहीं है। पानी इनटेक हमारा पूरा नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो इंटेस्टाइन है या हमारा पूरा जो गट सिस्टम है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में है। फूड हमारी वो हम मूव नहीं कर सकती। जितना हम उसको लिक्विड करेंगे या सेमी सॉलिड करेंगे तो उसके लिए मूव करना ज्यादा आसान होता है। ठीक है। तो ऐसे में मुझे ये बता दें कि रोजाना की बुनियाद पर अगर लोग इस पगोल का इस्तेमाल करें तो क्या वो बेहतर रहेगा, मौसर रहेगा? देखिए इस पगोल 2 तरीके से इस्तेमाल होता है। इस पगोल से डाइजेशन भी होती है और इस पगोल से कॉन्स्टिपेशन भी रिलीव होती है। इस पगोल एक सोर्स ऑफ फाइबर भी है, लेकिन इस पगोल की प्रॉपर्टीज है म्यूसिलेजिनस प्रॉपर्टीज। वो ये है कि अगर आप ड्राई फार्म में इस पगोल को इनटेक करते हैं तो अंदर जाके जो आपके गट में जितना वाटर होता है उसको वो ऑब्जॉर्ब कर लेता है और जो आपका फूड होता है उसको सॉलिड करता है, उससे कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। ये आप डायरिया में यूज कर सकते हैं जब किसी बंदे को डायरिया ड्राई फार्म में। लेकिन अगर आप उसको एज अ सोर्स ऑफ फाइबर लेना चाह रहे हैं तो फिर उसको अच्छी तरह सोक करें। वो जब म्यूसिलेज होज बन जाए उसको अच्छी तरीके से फिर उसको इनटेक करें तो वो आपके गट को क्लीन भी करेगा, फाइबर भी देगा, आपके जो पेप्टिक अल्सर वगैरह है उसको भी रिड्यूस करेगा और उससे वो बेहतर रहेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। लास्टली जो हमने डिस्कस किया वो है इस पगोल के, वो आप लोगों ने ड्राई फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में लेना, दोनों एतबार से किस लिहाज से कंडीशन एग्जैक्टली वो कितना अच्छा हो सकता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब जिक्र करेंगे उस खबर का जो कि हम देख रहे हैं कि 20 जनवरी से ही जिसकी चर्चा हो रही है, जिस पर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है विद इन पाकिस्तान और अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया में भी हम देख रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है इस वक्त वो है शुएब मलिक की दूसरी शादी को लेकर। और 20 जनवरी के बाद से लेकर अब तक का सबसे हॉट टॉपिक ये बन चुका है। और उसमें एक बात ये भी है कि जिस तरह से पाक ईरान कशीदगी हमने देखा था सोशल मीडिया पर, उस पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही थी, बात हो रही थी, तो उसको कम करने में भी शुएब मलिक की जो शादी है और सानिया से जुड़ी जो पोस्ट हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया है। और ऐसा यही लग रहा था कि कोई भी व्हाट्सएप स्टेटस हम देख लें, एक्स की कोई पोस्ट देख लें, फेसबुक का कोई स्टेटस हो या इंस्टाग्राम की कोई पोस्ट हो, तो वो उसके बगैर, उस खबर के बगैर वो मुकम्मल नहीं था बिल्कुल। और ऐसे में मुझे एक पोस्ट बड़ी पसंद आई जिसमें किसी ने लिखा कि शुएब मलिक बॉलीवुड में काम किए बगैर ही वहां पर बड़े फेमस होने का गुण जानते हैं। खैर, एक तरफ के लिए खुशी की खबर है तो सरहद की दूसरी तरफ रंजीदगी और संजीदगी दिखाई दे रही थी। 2010 में जब शुएब मलिक और सानिया मिर्जा की शादी हुई तो खासतौर पर पाकिस्तान में इसे बड़ी खुशी के तौर पर देखा गया। सानिया जब भी पाकिस्तान आती लोग उन्हें भाभी कहकर पुकारा करते थे। 20 जनवरी की सुबह शुएब मलिक ने अपनी और सना जावेद की शादी की तस्दीक की तो फिर हमने देखा कि शुएब और सना की शादी की जो तस्वीर हैं उस पर मद्दाहों समेत भारत और पाकिस्तानी सोशल मीडिया ने जो है वो खासे गम गुस्से का इजहार भी किया।
इस शादी को देखकर। इस जोड़ी ने अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शादी की जो तस्वीर हैं वो भी पोस्ट की हैं। भारतीय सहाफ़ी चंद्रशेखर त्रिशूल ने हमें इस हवाले से ज्वाइन किया है हिंदुस्तान से। पाकिस्तान से आमिर हाशिम खाकवानी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, दोनों से इस इशू पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं रुख करूंगा चंद्रशेखर की तरफ। बताइएगा इस हवाले से कि जब शुएब और सानिया की शादी हुई तो फिर हमने देखा इस खबर में सरहद के दोनों तरफ ही बहुत ज़्यादा खुशी थी। ख़ासतौर पर अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो अपने सेंटिमेंट्स हम बेहतर जानते हैं कि हम बहुत ज़्यादा खुश थे। हाँ। लेकिन अब जब ये ताल्लुक, ये रिश्ता टूट चुका है, कायम नहीं रहा है, तो अभी सरहद पार इसको किस तरह से देखा जा रहा है? बहुत ज़्यादा हमने देखा कि सानिया मिर्ज़ा को बहुत से लोग वहाँ पर सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर हमें ट्रोल करते ही दिखाई दिए हैं। देखिए, दरअसल क्या है कि रिश्तों में गर्माहट और रिश्तों में कभी ठंड, ये सब होता रहता है जी। कभी सीमा हैदर का मुद्दा होता है, कभी शोएब मलिक और सानिया मिर्जा का मुद्दा होता है, लेकिन दरअसल ये सब चलता रहता है और इससे रिश्तों पर कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए ये हुआ है तो सानिया मिर्जा देश की बेटी है, और अब मान लीजिए आपके वहां भी कुछ होता है तो निश्चित रूप से भावनाएं जुड़ी होती हैं अपने व्यक्तियों से। तो जो जानकार लोग होते हैं, जो संजीदगी वाले लोग होते हैं, वो कुछ अच्छा बोल देते हैं, और जिन लोगों को लगता है कि हमको बोल देना चाहिए बस कहीं भी कैसे भी, तो वो अपनी अपनी बातें बोल देते हैं। और सोशल मीडिया दरअसल एक ऐसा अब एक ऐसी जगह बन गई है कि जहां पर हर व्यक्ति बोल सकता है। तो बोलने की जो आजादी है वो कभी कभी इन रिश्तों की गर्माहट को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है कि जहां लगता है कि शायद ये बहुत गंदा बोला गया है, ज्यादा बोला गया है, अनावश्यक बोला गया है। लेकिन अब दरअसल लोग बोल रहे हैं तो लोग बोलना जारी रखते हैं। अब हमें उनको किस तरह से लेना है ये अलग बात होती है। ठीक है, खाकवानी साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तानी सहाफी हैं, तंजकार हैं, उनसे इस बारे में बात करते हैं। खाकवानी साहब, ये कैसी शादी की खबर है कि जो 2 दिन तक सोशल मीडिया पर बड़ी ही ज्यादा डिस्कस हुई है? शायद ही कोई तबका फिक्र ऐसा बचा होगा कि जिसने इस बारे में बात ना की हो। इतनी इंपॉर्टेंट थी ये न्यूज कि लोग इसको इस तरह से डिस्कस करते रहे। और खाकवानी साहब ने हमने देखा खुद भी पोस्ट किया, मैं चाहूंगा उस पर भी रोशनी डालें जरा। जी, असल में जी, खबर से जो पहले की खबर है वो डाइवोर्स हो चुकी थी, लेकिन डाइवोर्स को इन्होंने चूंकि पब्लिकली, आई थिंक इंटरनेट खाकवानी साहब से मुमकिन खबर के साथ ही चलें, शेखर से मजीद बात कर रहे थे। खाकवानी साहब को तो कॉल पर लेने की कोशिश कर रहे थे। शेखर, ये बताइएगा, डिवोर्स की इत्तला तो बहुत कुछ महीनों से जो थी ना लोगों तक पहुंच रही थी कि शायद दोनों के दरमियान डिवोर्स हो गई है, लेकिन पब्लिकली एडमिट नहीं किया गया था। तो वहां पर इंडियन मीडिया जो कि हर चीज पर बड़ा, बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी बड़ा कीनली मॉनिटर करता है, क्या उनके पास पहले से ही खबर मौजूद थी? देखिए, दरअसल खबरों को जानने का, आप भी पत्रकार हैं, हम भी पत्रकार हैं, तो ये जो ब्रेकिंग का कल्चर है, ये जो खबरों को पहले प्रस्तुत कर देना है, तो जानना ही चाहते हैं कि खबरें दरअसल चल क्या रही हैं। लेकिन आज तो मैं आपको बता दूं कि भारत में जश्न का माहौल है, और अगर आज आप सानिया मिर्जा से भी पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि अभी इन रिश्तों की बात छोड़ दीजिए, आज तो मेरे राम आ रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि भारत में जो जश्न है, और भारत में देश की वो बेटी है, उनके लिए कोई, पूरा देश खुला हुआ है, वो उनके लिए कोई रंजोगम नहीं है। और ये वहां भी है, देखिए ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में नहीं, सब जगह है। और सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो भूला नहीं कहते हैं। रिश्तों में कहाँ तलखी नहीं आती है, अगर तलखी आई है तो कल कुछ नयापन भी आएगा, और उस नए सूरज का इंतजार करना चाहिए। मुझे बहुत ज्यादा नकारात्मक सोचना नहीं आता। ठीक है खाकवानी साहब, आप कंटिन्यू कीजिएगा। आपकी उस टाइम हम देख रहे थे लाइन ड्रॉप हो गई थी। जी, मैं ये बात कह रहा था कि ये जो इस खबर से पहले जो डाइवोर्स वाली खबर अगर सामने होती तो इतना ये शोएब मलिक की दूसरी शादी की खबर शॉकिंग ना होती। एक तो ये फैक्टर था कि वो डाइवोर्स के वाले से लोग बिल्कुल ही बेखबर थे, और दूसरा इस मामले में पाकिस्तानी और इंडियन जर्नलिस्ट दोनों को मिसिंग पड़ी है। यानी शोएब मलिक की सना जावेद से शादी के मामले में भी पाकिस्तानी शोबिज़ रिपोर्टर
बिल्कुल बेखबर थे, कोई मामूली सा भी क्लू नहीं था किसी मीडिया। और मेरा ख्याल है यही मामला इंडियन रिपोर्टर्स का भी हुआ है कि वहां पे भी सानिया मिर्जा की डाइवोर्स की वजह से कोई खबर ऐसा की सॉलिड मौजूद नहीं थी। एक तो ये फैक्टर बना, एक फैक्टर जिस तरह ये बना लोगों को जो शॉक पहुंचा, मेरा ख्याल है लोग एक अच्छी मिसाल थी, एक अच्छी खुशगवार शादी थी दोनों का, एक बहुत अच्छा खूबसूरत पेयर था, अच्छा कपल था, तो वो एक दुख लोगों का हुआ है फिक्री तौर पे। यानी हमारे यहाँ लोग अच्छी मिसालें जो कि बहुत ज्यादा नहीं होती, बहुत खुशगवार मिसालें, लेकिन खाकवानी साहब जो सोशल मीडिया पर हो रहा है, शोएब मलिक को जालिम दिखाया जा रहा है, ये क्या हो रहा है? हाँ, सोशल मीडिया पे तो अच्छा हमारे यहाँ ये भी एक दिलचस्प मामला है कि जो मर्द जहाँ पे दूसरी शादी करता है, ये डाइवोर्स होती है, तो उसमें ऑटोमेटिकली समझ लिया जाए कि खातून जो है वो मजलूम है, उसके साथ ज्यादती हो रही है और मर्द ही जालिम है। अच्छा, जरूरी नहीं कि ऐसा हर केस में हो, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि जब अगर आपस में नहीं बन रही, डिफरेंसेस आ गए हैं, मसाइल हो रहे, नहीं चला जा रहा, तो ये बेहतर है कि आप अगर अलग होके अच्छे से अपनी जिंदगियों का अलग से अगर आगाज करते हैं, तो मेरे ख्याल से बुराई नहीं। मेरा ख्याल है शोएब मलिक को विलन बनाने का जो मामला है ना, वो रोकना चाहिए। और चूंकि सानिया मिर्जा ने भी बिल्कुल ऐसे कि शायद मुझे भी खासी तनकीद का सामना ना करना पड़ जाए खवातीन की तरफ से, क्योंकि मैं इस मामले को इंडोर्स तो एक तरीके से नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि शोएब से शादी करने वाली जो दूसरी औरत हैं वो भी खातून ही हैं और उन्होंने भी अपने शौहर से अलहदगी इख्तियार की है। तो ऐसे में एक मर्द को ही क्रिटिसाइज करना हमारे मुआशरे का रवैया क्यों बन गया है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन शेखर से इस बारे में बात करते हैं। शेखर, हमने बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सी ऐसी एग्जाम्पल्स देखी हैं, लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी पब्लिक होते हैं और उसके अलावा भी वहां पर लोग हमने भी मलाइका अरोड़ा खान और अरबाज खान को भी अलहदगी इख्तियार करते हुए देखा है। वहां पर इन चीजों को, इन मामलात को किस तरह से देखा जाता है? एक्सेप्टेंसी है वहां की पब्लिक में? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत बेहतरीन एक बात, आपको भी लगेगा कि बात ठीक कही है। दुनिया के किसी भी हिस्से में, भारत को छोड़ दीजिए, पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, दुनिया के किसी भी हिस्से में आप चले जाइए, अगर कहीं भी बंटवारे का जिक्र होगा, कहीं बांटने का जिक्र होगा और उसमें थोड़ा सा भी रंज होगा, तो लोगों को अच्छा महसूस नहीं होता कि कुछ बट रहा है। जुड़ने पे पूरी दुनिया के सब लोग खुश होते हैं कि ये जुड़ रहा है, ये अच्छा हुआ है। कोई देश जुड़े, कोई रिश्ता जुड़े, कोई लोग जुड़े, सबको अच्छा लगता है दुनिया के हर हिस्से में। लेकिन कहीं भी अगर कुछ बढ़ता है ना, तो लोग, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लोग आजकल सोशल मीडिया जब से चला है ना, तो जो बुद्धिजीवी हैं वो भी बोलते हैं, लेकिन उसके अलावा जिनको लगता है कि इस मामले में मजा लेना चाहिए, भाई वो सब जगह मौजूद है, दुनिया के हर हिस्से में मौजूद है वो लोग। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताइए कि शेखर, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, पाकिस्तान में हम देखें, हम एक मुस्लिम मुल्क में रहते हैं और हमारी अदालतें हैं जो हैं वो बच्चों की जो कफालत का जिम्मा है वो वालिद पर डालती हैं, बाप पर डालती हैं। इंडियन कोर्ट का इस मामले में क्या अमल दखल होगा? चूंकि खुला लिया है सानिया ने, तो इस सिलसिले में क्या जो उनके बच्चे की कफालत है वो उनके वालिद पर आएगी या मुश्तरका सेटलमेंट होगी? देखिए, ये तो आपके वहां का मसला है। हमारे यहाँ की तो वो बेटी है, जब वो अपने घर लौट के आएंगी तो उनका वही स्वागत होगा। वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाएं, वही उनके लिए लोग गुलदस्ते लेके खड़े होंगे। भारत की बेटी हैं और उनने कुछ निर्णय किया अपना निजी, तो मुझे नहीं लगता वो लोग जो बोल रहे हैं लेकिन वो आगे भी कोई फैसला करेंगी। तो देश में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सब सानिया मिर्जा को चाहते हैं, उन्हें देश की बेटी मानते हैं। उन्होंने जब निर्णय लिया शादी का, तब भी उनको देश की बेटी माना गया कि उनका निजी निर्णय है। उनको शोएब मलिक अच्छे लगते हैं। आज शोएब मलिक ने उनको छोड़ा है तो ये सब सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है, लेकिन देश की बेटी। खाकवानी साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि पहले हमने देखा जिस तरह से शोएब मलिक वो कुछ प्रोजेक्ट्स उन्होंने मॉडलिंग के हवाले से भी किए थे, बार बार जो कंट्रोवर्सी आ रही थी वो उनकी आयशा उमर के साथ आ रही थी, लेकिन फिर हमने देखा कि शादी सना साहिबा से हुई है। तो आप समझते हैं जो ताल्लुकात की खराबी सानिया मिर्जा से हुई, अभी शायद कुछ बातें खुलकर अब सामने आएंगी कि आखिर में वजह क्या बनी? देखिए, एक अच्छी कम से कम इसमें मीडिया से अपनी देना तो ठीक नहीं, तो ये मेरे ख्याल में इनके लिए ज्यादा बेहतर होगा और शायद इनके लिए दूसरी शादी देश को उसमें कटघरे में नहीं मलिक साहब को भी अब सीखना चाहिए। पहले एक नाकाम तजर्बे से मतलब सीखता है तो ज्यादा एहतियात से करना चाहिए। जब भी खिलाड़ी हो, क्रिकेटर हो या कोई और खिलाड़ी हो, पाकिस्तान में जो क्रिकेटर बहुत पॉपुलर है, लोगों को बहुत ज्यादा तवज्जो रहती है उनपे। अगर वो इस तरह फैशन शूट करेंगे मुख्तलिफ अदाकारों के साथ तो स्कैंडल भी बनेगी, और जब स्कैंडल बनते हैं तो फिर उसमें आपकी जो प्राइवेट लाइफ है, आपकी जो निजी जिंदगी होती है, खासतौर पर शादी की जिंदगी, उसमें भी एक मसाइल पैदा होती है।
तो मेरा ख्याल है शोएब मलिक के लिए अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, और मेरा ख्याल है सानिया मिर्जा के लिए भी अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियां पैदा करे। और ये मुझे लगता है कि ये जो अपने बच्चे को मेरा ख्याल है मसाइल से वो महफूज रखने की कोशिश करेंगे। दोनों पढ़े लिखे हैं, मैच्योर हैं, इन्होंने इसको मैच्योर डील की है। आप देखें ना, एक दूसरे के बारे में कोई भी नेगेटिव कुछ भी नहीं कहा गया। और शोएब मलिक ने डाइवोर्स वाले मामले को भी इन्होंने भी पब्लिक नहीं किया था। मेरा ख्याल है कि ये डाइवोर्स कुछ पहले हो चुकी थी, तो अब शादी की डेट उन्होंने अनाउंस तो कर दी थी, तो सिर्फ शादी ही अनाउंस की है। और सानिया मिर्जा ने भी उनके लिए बेस्ट विशेष कही है। तो ये भी एक जो सीखने वाली बात है कि हमारे यहाँ भी इस तरह अलहदगियां होती हैं, लेकिन बहुत दफा हमने देखा कि उसमें तलखियां पैदा हो जाती हैं, किसी पे ब्लेम गेम और इल्जाम और चीजें वगैरह। तो अगर अलहदा होना भी हो तो वो सलीके से अच्छे तरीके से अलहदा हुआ जाए। मेरा ख्याल है इससे जो हमें जो चीजें सीखनी चाहिए वो ये चीज सीखनी चाहिए कि किस तरह मैच्योर तरीके से उन्होंने डील करने की कोशिश की। अभी तक तो ऐसा लग रहा है। ठीक है शिखर, लास्टली आप कोई कमेंट ऐड करना चाहें सानिया या शोएब की ज़ाती ज़िंदगी को लेकर? और डेफिनेटली मैं ये चाहूँगी आपसे जानना कि इंडिया में इस किस्म के मामलात को वहाँ की जो खुद सेलिब्रिटीज़ हैं वो किस तरीके से देखती हैं कि किसी की भी ज़ाती ज़िंदगी को इस तरीके से पब्लिकली आप चौक चौराहे पे ला कर डिस्कस करना ना शुरू कर दें? देखिए, एक बात मैं आपको ऐड करना चाहूंगा कि दाल रोटी का मसला बिल्कुल नहीं है कि उनको कोई दाल रोटी का जुगाड़ करना है, ये स्टेटस का मसला है। एक बात तो इसमें बहुत जो अपना रोज अपना जो दाल रोटी का जुगाड़ कर रहे हैं, जो लोग अपना मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, उनको तो कोई लेना देना है नहीं भाई। और ये स्टेटस का मसला है, क्या वो सानिया मिर्जा क्या करेंगी, शोएब मलिक क्या करेंगे, बॉलीवुड में काम करेंगे, हॉलीवुड में काम करेंगे, सानिया मिर्जा कहाँ पे क्या काम करेंगी, और कोई दूसरा नया प्रसंग सामने कब आएगा, तो ये इंतजार सोशल मीडिया के लिए है। लेकिन आम लोगों की जिंदगी से इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां भी और यहाँ भी कि शोएब मलिक अब क्या करने वाले हैं। हाँ, जो लोग जिनको लगता है कि सोशल मीडिया पर कुछ चटखारा होना चाहिए, कुछ मसाला होना चाहिए, उनके लिए ये खबर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया भारतीय सहाफ़ी चंद्रशेखर और आमिर हाशिम खाकवानी, सीनियर तजियाकार, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।